ध्रुव नेहा के पास आकर देखता है तो नेहा टेबल के बिल्कुल एक किनारे होकर सो रही थी। नेहा के इधर उधर करवट लेने से बगल में रखा बैग नीचे गिर गया था। उसमें शायद भरी हुई पानी की बोतल होगी, जिसके नीचे गिरने से काफ़ी तेज आवाज़ आई थी। नेहा आवाज़ सुनकर फिर से करवट लेने वाली थी। ये देखकर ध्रुव तुरंत नेहा को गिरने से रोक लेता है। ध्रुव सोचता है, क्या ये कोई बेवकूफ़ लड़की है? चाहे गिर क्यों ही ना जाए, इसे बस अपनी नींद चाहिए। ध्रुव देखता है कि नेहा के चेहरे पर सफ़ेद चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिसमें उसका चेहरा बाहर निकले चांद की तरह चमक रहा था। बाहर निकला चांद तो अंधेरे में चमक रहा था, पर यह चांद कुछ काले बालों से ढका हुआ था। ध्रुव नेहा के चेहरे में आए उसके बाल एक साइड कर देता है। ध्रुव नेहा के पास एक चेयर को एडजस्ट करके बैठ जाता है। ध्रुव को इतनी जल्दी कभी नींद नहीं आती थी और उसकी नींद भी काफ़ी कच्ची रहती थी। किसी भी खटखट और आवाज़ से आसानी से टूट जाती थी। ध्रुव एकटक नेहा के चेहरे को देखता रहता है। ध्रुव अपने मन में सोचता है, ना जाने तुम्हारे आसपास मुझे वही सुकून में क्यों मिलता है जो एक टाइम में कभी मेरे पास भी था। ध्रुव अपना सिर टेबल पर रखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ध्रुव को हेड डाउन किए हुए कुछ ही पल हुआ होगा कि अचानक उसे अपना अतीत एक हिस्सा बेचैन करने लगता है। ध्रुव को हर साल अपने माँ के जन्मदिन पर कुछ यादें परेशान करने लगती हैं, जिससे परेशान होकर उसे नींद भी नहीं आती थी। आज ध्रुव की मॉम का जन्मदिन ही था। पार्थ को भी पता था, इसलिए जब ध्रुव उसे रूम में नहीं दिखा तो समझ गया था कि शायद भाई आज की रात रूम में ही नहीं आएंगे। मेमोरियल फ्लैशबैक। ध्रुव एक 5 साल के बच्चे को जो से रोता हुआ देखता है। वो बच्चा अपनी माँ को रोते हुए कहने लगता है, आपने कहा था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो मम्मा। वो छोटा बच्चा बोर्डिंग स्कूल में इधर उधर अपनी मम्मा को आवाज़ लगाने लगता है, पर उसकी मम्मा अचानक ही गायब हो जाती है कि तभी उसके कंधे पर एक 11 साल की लड़की बड़े प्यार से हाथ रखती है और फिर उसके सिर पर अपना हाथ सहलाने लगती है। वो छोटा बच्चा रोते हुए उस लड़की से लिपट जाता है और वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, ध्रुव चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फ्लैशबैक एंड। तभी ध्रुव की तुरंत आंखें खुल जाती हैं। उसके जीवन में कई पुराने जख्म थे, जिसे वो चाह कर भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया था। ध्रुव पुरानी कुछ यादों को याद करने से थोड़ा बेचैन होने लगा था कि तभी उसके एक हाथ पर अचानक नेहा का हाथ आ जाता है। नेहा नींद में अपनी करवट ध्रुव की तरफ कर लेती है, जिससे उसका हाथ ध्रुव के हाथ पर आ जाता है। ध्रुव जो अभी थोड़ा बेचैन हो गया था कि नेहा के अचानक रखे हाथ मानो उसे शांत करा रहे हों। ध्रुव नेहा की तरफ देखता है तो वो अपना मुंह खुला करके एकदम गहरी नींद में सोने लगी थी। नेहा के चेहरे पर एक बच्चे के जैसे मासूमियत थी, लेकिन उसके पास सोने से ध्रुव का बेचैन भरा दिल शांत होने लगा था। ध्रुव नेहा को देखने में ही खो गया था। आज भी नेहा एक सोती हुई गुड़िया लग रही थी, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। नेहा करवट लेने की वजह से ध्रुव के काफ़ी नज़दीक आ जाती है। नेहा का हाथ अभी भी ध्रुव के हाथों पे था, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी ध्रुव के चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए एक मुस्कान आ जाती थी। ध्रुव देखता है कि नेहा ने अगर अब करवट लिया तो वो सीधा टेबल के नीचे गिर जाएगी। ध्रुव नेहा को थोड़ा सा हिलाकर उठाने की कोशिश करता है। ध्रुव कहता है, नेहा
क्या तुम एक जगह टिककर नहीं सो सकती? देखो, अगर तुम अब पलटी तो सीधा सीधा जमीन पर गिरोगी। पर नेहा तो अपने कुंभकर्ण वाले अवतार में चली गई थी। अब उसे जगाना काफी मुश्किल था। ध्रुव को थोड़ा टेंशन होने लगती है कि कहीं नेहा इस टेबल से गिर पड़ी। डैम इट। एक नज़र बड़े बेखौफ सोती नेहा पर डालता है, फिर उसकी कमर पकड़कर उसे टेबल के एक साइड कर देता है। ध्रुव ज़्यादा ना सोचकर नेहा के बगल में ही आकर लेट जाता है, ताकि अगर नेहा गिरने को हुई तो उसे पकड़ लेगा। ध्रुव को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसे तो नींद वैसे भी नहीं आने वाली, और अगर आ भी गई तो उसकी नींद तो वैसे भी बहुत ही कच्ची थी। ध्रुव नेहा के उसी हाथ को अपने एक हाथ में पकड़कर लेट जाता है और दूसरे हाथ को अपने सिर के नीचे रखकर बगल में सो रही नेहा को वह देखने लगता है। ध्रुव का खुद को लेकर कॉन्फिडेंट उस समय समाप्त हो जाता है जब नेहा को देखते देखते उसे भी नींद आ जाती है। नींद में भी ध्रुव ने नेहा का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। नेहा को अचानक नींद में अपना टेडी याद आता है तो वो अपने दूसरे हाथ को टेडी समझकर ध्रुव के कमर में डाल देती है और अपनी एक टांग भी ध्रुव के टांगों के ऊपर रख देती है। ध्रुव जिसे खुद की नींद न आने का विश्वास था, उसकी नींद नेहा के खुद को टेडी की तरह पकड़े होने पर भी नहीं खुलती। आज कई सालों बाद ध्रुव एक सुकून की नींद लेकर सो गया था। सुबह चिड़ियों के चहकने की आवाज़ से ध्रुव की नींद खुल जाती है। ध्रुव को एक पल हैरानी होती है कि जिस रूम में वो रहता था वहाँ पर चिड़ियों के चहकने की आवाज़ नहीं आती थी कि तभी उसे पुरानी लाइब्रेरी, जिसके आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे और वहाँ से अब सुबह कई चिड़ियाँ चहकती थीं, याद आ जाता है। ध्रुव अपनी आंखें खोल देता है। ध्रुव को अपने बगल पर, उसके गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगती हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं नेहा थी, जो अब ध्रुव के पूरे शरीर को अपना टेडी समझकर सो रही थी। ध्रुव अपने शरीर को नेहा से लिपटे हुए देखता है तो उसे बड़ा शौक लगता है। पहला तो इस बात का कि उसे आज बिना किसी पूरी याद के सुकून भरी नींद आ गई, और दूसरा कि नेहा को वो खुद अपनी बाहों में पकड़े हुए सो रहा था। अभी भी ध्रुव का वही हाथ नेहा को थामे हुआ था। ध्रुव झट से अपना हाथ हटा देता है और नेहा को भी खुद से दूर करके तुरंत खड़ा हो जाता है। सुबह के वक्त लाइब्रेरी में उजाला हो जाता है। ध्रुव दीवार में टंगी घड़ी में समय देखता है तो गार्ड्स के मेन पावर सप्लाई ऑन करने का टाइम हो गया था। होता भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही समय बाद लाइब्रेरी की लाइट भी ऑन हो जाती है। ध्रुव पीछे पलट कर देखता ही है तो नेहा अभी भी एक छोटे खरगोश की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। ध्रुव नेहा को उठाने लगता है। थोड़ा हिलाने के बाद नेहा अपनी अंगड़ाई लेकर उठ जाती है और उठते ही अपने हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, गुड मॉर्निंग शिवजी कहती है। ध्रुव नेहा की ये हरकत देखता है पर तुरंत अपना मुंह फेर लेता है। उसे भगवान से काफ़ी शिकायतें थीं, इसी कारण उसने कई सालों से भगवान का ना नाम लिया न कभी उसके मंदिर गया। ध्रुव थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, अगर आपने भगवान से बात हो गई हो तो उठ जाओ, लाइब्रेरी का डोर अभी खुलने ही वाला होगा, और अगर चाहो तो मुझे थैंक कह सकती हो। तुम्हारी मदद करने वाला तुम्हारा शिवजी नहीं बल्कि मैं था। नेहा अपनी आंखें छोटी करके ध्रुव को घूरती है और थोड़ा चिढ़कर थैंक्स कहती है। साथ ही साथ ये भी कहना नहीं भूलती कि शिवजी, अगर अगली बार आप अपने दूत को ही भेजना है तो जिन्हें आपकी कदर हो। ध्रुव कहता है, मुझे ना तुमसे ना तुम्हारे शिव में कोई इंटरेस्ट है। आज लाइब्रेरी में मैंने
तुम्हारी मदद करी। ये बात किसी को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई बेवजह मेरा नाम खराब करे कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुका हुआ था। नेहा की तुरंत आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी। नेहा अपने मन में सोचती है कि ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। नेहा ध्रुव को कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुव उसे एक हाथ दिखाकर रोक देता है और अपने एक हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करता है। सिक्योरिटी गार्ड हर दिन सुबह सुबह लाइब्रेरी को खोल देते थे ताकि अगर किसी को सुबह लाइब्रेरी में पढ़ना हो तो वो अपना पास लाकर पढ़ सके। एक बिप आवाज़ के साथ दरवाज़ा भी खुल जाता है। ध्रुव नेहा को अपने जाने के कुछ देर बाद निकलने को कहता है, जिसे नेहा खुद पहले जाने का कहकर जल्दी से अपना बैग उठाकर वहां से भाग जाती है। नेहा बाहर निकलते हुए देखती है कि कुछ स्टूडेंट वाकई में लाइब्रेरी की तरफ ही जा रहे थे, जिसमें से अधिकतर उसे एक दो बार दिखे सीनियर दिखते हैं। एक दो को वो गुड मॉर्निंग विश करके अपने हॉस्टल भाग जाती है। ध्रुव भी नेहा के जाने के साथ खुद भी अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जिसे कई सीनियर्स आंखें फाड़े हुए देखते रहते हैं। पहले तो उन्हें नेहा का लाइब्रेरी से बिखरे बाल में बाहर निकलते देखना ही बड़ा शौक था और दूसरा कि ध्रुव के शर्ट पर भी कुछ सिलवटें और बिखरे हुए बाल थे जो कहीं और इशारा कर रहे थे। नेहा अपने रूम में आ जाती है और पीहू को वह सारी की सारी बातें बता देती है, जिसको देखकर ये लग रहा था कि वो खड़े खड़े ही स्टैचू हो गई हो। नेहा पीहू को हिलाती है, तब जाकर पीहू होश में आती है। पीहू कहती है, नेहा क्या तुझे किसी ने ध्रुव सर के साथ तो नहीं देख लिया होगा? क्या ये वो रेड फ्लैग वाली लैकिंग का पार्ट तो नहीं था? कहीं ये लोग तुझे कॉलेज में बदनाम तो नहीं करना चाह रहे हैं? क्या तेरे किसी ने ध्रुव सर के साथ कोई फ़ोटो तो नहीं ले ली होगी? इस बार पीहू नेहा के तरफ ट्रेन की रफ्तार में अपने सारे डाउट्स को बता रही थी। नेहा भी अपनी आंखें इधर उधर मटकाकर सोचने लगती है, पीहू ये बात तो मेरे दिमाग में कल आई ही नहीं थी। नेहा तुरंत अपने शिवजी से कहने लगती है, देखो शिवजी, मैंने तो आपसे मदद मांगी थी, अब आप ही संभालना सब कुछ। नेहा उसके बाद कॉलेज जाने के लिए सारे रूटीन करके कॉलेज की तरफ निकल जाती हैं। आज कॉलेज में घुसते ही कॉलेज का रंग रूप तो बदला बदला नज़र आ रहा था। एक ग्रैंड फ्रेशर होने वाला था, ये कॉलेज की सजावट से ही पता चल गया था। आज जितने भी फ्रेशर के नॉमिनी थे उन्हें अपने ड्रेस को सिलेक्ट करके कृति मैम और आशा मैम को बताना था। नेहा को ये काम कल ही करना था, पर कल तो वो अपने रूम में ही नहीं आई। क्लास में पीछे बैठते हुए नेहा पीयू से वो क्या पहनेगी इस पर डिस्कशन करने लगती है। नेहा बता देती है कि वो क्या पहनने का सोच रही थी। वो दोनों इस बात से अनजान कि उन दोनों के डिस्कशन को एक शख्स कान लगाए सुन रहा था। क्लास में पार्थ अपने दोनों दोस्तों सनी और बनी के साथ एंट्री करता है तो उसकी नज़र पीछे बैठी नेहा और पीहू पर जाती है। बड़े स्टाइल के साथ वो पीछे जाने लगता है कि चलते चलते उसकी नज़र अपने डेस्क के आगे वाली डेस्क पर बैठी मीरा और मीरा की फ्रेंड्स पर जाती है। पार्थ उन्हें घूरता उन्हें कि पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मीरा अभी भी नेहा के फ्रेशर में कौन सी ड्रेस पहनेगी उसकी बातें एक जासूस की तरह कान लगाए सुन रही थी। अचानक मीरा के डेस्क पर पार्थ अपना बैग जोर से पटक देता है। आवाज़ के कारण नेहा और पीहू अपने सामने देखती हैं। वहीं मीरा चौंक कर अपने सामने पार्थ को देखती है।
मीरा अब थोड़ा सा हड़बड़ा कर पार्थ से कहती है, अरे पार्थ तुम कब आए? पार्थ एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, जब तुम दूसरों की बातें सुनने में बिजी थी। इतना कहकर पार्थ नेहा की तरफ बैठ जाता है। आज पूरी क्लास के दौरान नेहा और पीहू आपस में ही कुछ न कुछ बस बातें किए जा रहे थे। बेचारे पार्थ पर तो किसी ने कोई ध्यान तक नहीं दिया। जब भी तो क्लास का कोई ब्रेक होता तो नेहा बस पीहू से ही डिस्कशन करने में लगी हुई थी। अब पार्थ थोड़ा चिढ़ने लगा था क्योंकि उसके बगल में बैठे लोग उसी किसी भी डिस्कशन में शामिल ही नहीं कर रहे थे, जैसे वो कोई अनइम्पॉर्टेंट इंसान हो। पार्थ अचानक बोल पड़ता है, तुम दोनों जल्दी से अपने चेयर से खड़े हो जाओ। दोनों लड़कियां हैरानी से पार्थ की तरफ देखती हैं, जो जल्दबाजी में नेहा को अपने एक तरफ और पीहू को अपने दूसरी तरफ बैठा देता है। वहीं उन तीनों के एक तरफ हनी और बनी भी बैठ जाते हैं। पार्थ अपने चेहरे पर बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल के साथ बिल्कुल सेंटर में बैठ गया था। नेहा थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम्हें यहाँ क्यों बैठना है? तभी पार्थ कहता है, देखो मैं एक सीआर हूँ और मुझे सेंटर से सभी पर निगरानी भी रखनी होती है। तुम तो बस बातों में ही बिजी थी सुबह से लेकर। कहकर वो पीहू को एक तरफ घूरता रहता है, जैसे नेहा बस उसकी दोस्त हो। अब नेहा और पीहू के बीच में बैठकर पार्थ बड़े ही स्टाइल से कहता है, वैसे तुम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हो अब कर सकते हो। क्या पता मैं कुछ हेल्प ही कर दूँ। नेहा अपने माथे पर हाथ मार लेती है। अब गर्ल्स की शॉपिंग में पार्थ से क्या ही हेल्प की उम्मीद करी जा सकती थी। नेहा पीहू को थोड़ा करीब आने का इशारा करके बोल देती है कि कॉलेज ओवर होने पर हम शॉपिंग पर जाएंगे। पार्थ को अब बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वह बड़े आराम से उसकी बातों को सुन सकता था। पार्थ अब बिना बुलाए ही उनकी डिस्कशन का एक हिस्सा था, इसलिए वो कह देता है कि अरे तुम दोनों परेशान मत हो, मैं एक मॉल जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पसंद की शायद कोई ड्रेस ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल जाए। पार्थ उन्हें ये नहीं बताता कि वो मॉल उसकी खुद की फैमिली का है। डिस्काउंट का नाम सुनकर नेहा की आंखें चमक आ जाती है। वो तुरंत पार्थ को हाई फाइव दे देती है और जैसे ही पीहू को देना चाह रही थी, पार्थ ये देखकर खुद पीहू का हाथ उठाकर खुद हाई फाइव दे देता है। शनि और बनी बॉस हम भी कहकर साथ साथ जाने को कहने लगते हैं। लाइफ में डिसाइड ये होता है कि पाँचों के पाँचों कॉलेज ओवर होने के बाद पार्थ के बताए मॉल में जाएंगे। आज मीरा का नेहा की सीट से एक सीट आगे बैठने का प्लान सक्सेस हो ही गया था। वो अपनी बहन आशा के कहने पर ही नेहा की हर जानकारी आशा को देने लगी थी। मीरा अपने दोस्तों के काम में कुछ कहती है और उसके बाद अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ आगे का प्लान सोचने लगती है। कॉलेज ओवर होने के बाद मॉल में पार्थ जिसे आसानी से अपनी कोई भी ड्रेस समझ में नहीं आ रही थी, थक हार कर कोल्ड ड्रिंक बस पिए ही जा रहा था। पार्थ एक टिपिकल लड़कियों की तरह हर कपड़ों में कोई ना कोई नुक्स निकाले ही जा रहा था। वहीं नेहा को तो ड्रेस टॉय करते मॉल के सभी लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। मॉल में शॉपिंग करने आई काफ़ी लड़कियां तो सेल्स गर्ल से नेहा जो भी ड्रेस का ट्राई कर रही थी उनकी डिमांड करने लगी थी। साथ ही उस मॉल के सभी सेल्स एम्प्लॉय काफ़ी प्रोफेशनल थे। उन्होंने पहली बार एक बॉबी डॉल के तरह दिखने वाली लड़की देखी थी। नेहा के 4 या 5 ही ड्रेस ट्राई करे होंगे कि वो थक कर बोलती है, मुझसे अब नहीं होगा, इनमें से कोई भी फाइनल कर दो। थोड़े ही दूर में खड़ा पार्थ के जब कानों में ये बात पहुंचती है कि नेहा जिसने
उसके पास शॉपिंग करनी शुरू करी थी और अब उसकी ख़त्म होने वाली है, तो वो झट से नेहा के पास आ जाता है। पार्थ देखता है कि नेहा ने अपने बजट के हिसाब से ही ड्रेस को ट्राई किया था। कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि नेहा पहले प्राइस टैग देख रही होगी, फिर ड्रेस। पास सामने खड़ी सेल्स के कानों में कुछ कहता है, जिसे सेल्स गर्ल्स अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वो सेल्स गर्ल तुरंत नेहा के पास जाकर, आज हमारे मॉल में बिग बॉस द्वारा वीआईपी ऑफर निकला है और अपने साथ टॉप फ्लोर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए ले जाने लगती है। नेहा पीहू को भी साथ ले जाने वाली थी कि जिसे पार्थ खुद की हेल्प करने के लिए रोक देता है। पीहू बिल्कुल भी पार्थ के साथ नहीं रुकना चाह रही थी, क्योंकि उसने हॉस्टल में सबसे सिंघानिया फैमिली का रुतबा और पावर के बारे में सुन रखा था और कितना खतरनाक था डीएस पार्थ था तो उसका आखिर भाई ही। पार्थ पीहू को एक इशारा करके कहता है, तुमने इतनी जल्दी नेहा की जैसे मदद करी वैसे ही मेरी ड्रेस सेलेक्ट करवाओ। ये कहकर वो एक राजा की तरह बड़े से सोफे पर बैठ जाता है और उसके अगल बगल हनी और बनी भी बैठ गए थे। नेहा वो सेल्स गर्ल्स के कहने पर टॉप फ्लोर पर जाने लगती है, जहां पर बस चंद लोगों को ही आने की इजाज़त थी। दरअसल ये टॉप फ्लोर का पर अक्सर ध्रुव की फैमिली या ध्रुव के खास लोगों का परिवार ही देश या विदेश के ब्रांड की शॉपिंग करने आते थे। इत्तेफाक से आज ध्रुव और रमन भी उसी फ्लोर में आए थे। ध्रुव जानता था कि उसका भाई अगर पूरे दिन भी शॉपिंग में निकाल दे तब भी उसे एक ड्रेस समझ में भी नहीं आएगी। अंत में उसे अपने भाई से उसकी पसंद की ड्रेस पहननी ही पड़ेगी। उस सेल्स गर्ल्स ने टॉप फ्लोर के एग्जीक्यूटिव से नेहा को उनके पसंद की ड्रेस दिखाने को कह दिया, साथ ही पहले ही ड्रेस का प्राइस टैग हटाने को भी कह दिया। जो पार्थ ने उससे कहा था, वो न्यू एग्जीक्यूटिव नेहा की खूबसूरती देखकर थोड़ा सा जलने लगी थी, लेकिन सेल्स के कारण नेहा को एक डुलक्स रूम पर लेकर चली जाती है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज स्टाइल रूम अगल बगल ही थे। नेहा को घुसते ही रेड कलर की एक प्रिंसेस ड्रेस पसंद आ जाती है, जो एक ग्लास के चैम्बर पर बड़ी ही महफूज ढंग से रखी गई थी। नेहा का इतनी सुंदर ड्रेस देखकर आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तुरंत उस ड्रेस को पास से देखने के लिए जैसे ही जाती है कि साथ चल रही एग्जीक्यूटिव नेहा को रोक देती है। एग्जीक्यूटिव नेहा से कहती है, सॉरी मिस, पर आप ये ड्रेस बिल्कुल भी नहीं ले सकती हैं, क्योंकि ये आज ही इंडिया में लॉन्च हुई है और अभी एक लौता पीस हमारे मॉल पर रखा हुआ है। इसे खरीदने के लिए आपके पास डायमंड वीआईपी कार्ड होना चाहिए। नेहा कहती है, अभी नीचे एक सेल्स गर्ल्स ने मुझे डिस्काउंट देने को कहा था। वो एग्जीक्यूटिव नेहा को ऊपर से नीचे तक देखती है। पहले तो उसे लगा था कि प्राइस टैग हटाने से मतलब ये होता है कि ये लड़की ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करती है इसी मॉल से। अब जब नेहा के मुंह से डिस्काउंट सुना तो वो एग्जीक्यूटिव के तेवर नेहा को लेकर तुरंत बदल गए। वो एग्जीक्यूटिव को नेहा अब ज़्यादा कॉस्टली ड्रेस नहीं दिखा रही थी, बल्कि वो उसे वो ड्रेस दिखा रही थी जिनका फैशन कुछ महीने पहले ही आउट ट्रेंड हो चुका था। वो एग्जीक्यूटिव नेहा को प्राइस टैग नहीं बल्कि उस ड्रेस के डिजाइनर्स के बारे में भी बताने लगी, जिसे सुनकर नेहा का मुंह एकदम से लटक गया। नेहा जिस एक्साइटमेंट से टॉप फ्लोर में आई थी, अब उसका एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल भी गिर चुका था। अपना ठोक गटक के नेहा पूछती है, मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा? जिस पर वो एग्जीक्यूटिव अपना मुंह बनाकर कहती है, मिस, इन कलेक्शन पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
नेहा एक गहरी सांस लेकर चुपचाप उस रूम से जाने लगती है, पर जाते हुए एक नज़र उस रेड कलर की प्रिंस स्कर्ट ड्रेस पर अपनी आहें जरूर भरती है। नेहा रूम से बाहर जाने को हुई थी कि सामने से आती हुई आशा और मीरा से टकरा जाती है। नेहा अब सीनियर्स को देखने पर उन्हें भी जरूर कर देती थी, आउट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। आशा नेहा का लटका हुआ चेहरा देखकर अपना अनुमान लगा लेती है कि नेहा को यहाँ से एक भी ड्रेस नहीं मिली होगी। आशा नेहा से प्यार से बातें करने लगती है और नेहा से एक हेल्पिंग सीनियर होने के नाते हेल्प करने का कह देती है। आशा अपने फर्स्ट डे पर रूड होने के लिए भी नेहा से माफ़ी मांगने का ड्रामा भी करती है। बेचारी मासूम सी नेहा, जो हर किसी के एक माफ़ी मांगने से पिघल जाया करती थी, आज भी आशा के हेल्प करने के पीछे का मकसद वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। बातों बातों में आशा ने उसे एक ड्रेस जो काफ़ी शॉर्ट होने के साथ बड़ी ही अतरंगी थी, उस ड्रेस में काफ़ी लेयर थी जिन्हें एक एक करके पहनना पड़ता था। आशा जानती थी कि इस तरह की ड्रेस, मॉडर्न ड्रेस, नेहा ने आज तक नहीं पहनी होगी, इसलिए आज नेहा जब खुद से ड्रेस नहीं पहन पाएगी तो उसकी सबके सामने बेइज्जती होगी। नेहा पहले तो ड्रेस को देखकर तुरंत मना कर देती है, पर बार बार मीरा और आशा के फोर्स करने पर एक बार ट्राई जरूर करने चली गई। नीचे वायर ट्रायल रूम पर उसकी ड्रेस को कभी कभी पहनने पर हेल्प पीहू कर देती थी, पर यहाँ जब ट्रायल रूम के अंदर नेहा अपना टॉप निकालकर उस ड्रेस को पहनने का ट्राई करने लगी तो वह बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब लेयर्स को कहाँ से पहने। नेहा अपनी गर्दन ट्रायल रूम के बाहर करके आशा मैम पुकारती है, लेकिन नेहा को कोई जवाब नहीं मिलता। नेहा ने पहले ही सोच लिया था कि वो किसी भी कीमत पर ये ड्रेस नहीं पहन लेगी। जैसे तैसे करके एक दो फीते ड्रेस के फंसा कर ट्रायल रूम से बाहर आशा को दिखाने के लिए आती है कि उसी समय अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। नेहा गर्ल्स ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोलती है तो कोई उसे तुरंत पीछे पकड़कर खींच लेता है। नेहा के कानों पर एक एकदम से कठोर हुक मैनली आवाज़ सुनाई देती है, अभी के अभी इस ड्रेस को चेंज करके वापस आओ। अचानक किसी की सांस खुद पर फील होने पर नेहा थोड़ा सा डर जाती है और जल्दी गर्ल्स ट्रायल रूम में चली जाती है। अजीब बात ये थी कि नेहा के अंदर जाते ही लाइट फिर से वापस भी आ जाती है। नेहा को वो ड्रेस तुरंत चेंज भी कर देती है। नेहा देखती है कि इस ड्रेस को तो एक झटके से अपने शरीर से एक झटके से अलग किया जा सकता था। नेहा अपने मन में सोचती है, वो आदमी की आवाज़ कुछ सुनी सुनाई सी लग रही थी। सोचते सोचते नेहा जैसे ही अपने ट्रायल रूम से बाहर आती है तो टॉप फ्लोर पर काफ़ी भीड़ देखकर वह एकदम से हैरान हो जाती है। आशा और मीरा, जो नेहा को उस ड्रेस में सबके सामने बेइज्जत करना देखना चाह रही थी, उनके सारे के सारे खौफ नेहा को ड्रेस में ना आते देख ही टूट जाते हैं। नेहा इतनी भीड़ देखकर पहले अपने दिल पर हाथ रखकर उस इंसान का थैंक्स कहती है जिसने आज उसे एम्बैरेस होने से बचा लिया। आशा आगे कुछ पूछती कि इससे पहले नेहा के फ़ोन पर कॉल आने लगती है। नेहा को वो भी वहाँ से बाहर जाने का मौका चाहिए था। वो तुरंत आशा और मीरा को बाय बोलकर कार, जो कि पीहू का था, उठाकर लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। लिफ्ट उसी समय बंद होने वाली थी कि नेहा भागते भागते कहती है, अरे प्लीज़ मेरे लिए रुको। अचानक किसी के हाथ से लिफ्ट खुल जाती है। नेहा देखती है लिफ्ट और किसी ने नहीं बल्कि ध्रुव ने रोकी थी।
नेहा अपने एक कान में फ़ोन पकड़े ध्रुव को बस देखे ही जा रही थी कि ध्रुव उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। ध्रुव पूछता है, विच फ्लोर? नेहा के कानों में पीयू की दबी सहमी आवाज़ आ रही थी। वहीं सामने ध्रुव को देखने पर वो कहीं अपने ख्वाबों पर ही खो जाती है। तो आखिर नेहा क्या कोई ड्रेस ले पाएगी? क्या लगता है आपको? पीयू नेहा से क्या कहने की कोशिश कर रही होगी? क्या वो शख्स ध्रुव था? डियर फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टोरी को पसंद करने के लिए। आगे भी स्टोरी को लाइक, शेयर एंड अपने कमेंट ज़रूर करें और पढ़ते रहिए मेरे साथ। नेहा और ध्रुव की प्यार भरी कहानी आगे इश्क और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए कहानी ऐसे ही लाती रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं हम आगे के भाग पर।